बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा तमाशा हुआ। मरीम नवाज़ की अपीलों पर समाअत हुई। एक तो अमजद परवेज़ साहब की तरफ से जो आज दलाइल दिए गए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और ऑनरेबल बेंच ने बड़े चुभते सवालात पूछे हैं अमजद परवेज़ साहब से, जिनके अमजद परवेज़ साहब के पास कोई जवाब तो नहीं था। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि आज मरीम नवाज़ तस्बीह लेकर हाथ में कुछ दम करके फूंकती रहीं, और मरीम नवाज़ तो हमेशा इमरान खान की वाइफ पर इल्ज़ामात लगाती थीं और जादू टोने वाली बातें करती थीं, लेकिन आज उन पर यह इल्ज़ाम लग गया कमरे अदालत में ही। और एक ट्वीट होता है, और उस ट्वीट पर सदीक जान हमारे भाई और दोस्त, उन्होंने ये ट्वीट किया क्योंकि वो कमरे अदालत में मौजूद थे, कि जी मरीम नवाज़ तो कुछ पढ़ पढ़ के फूंक रही है जजेस साहिबान पर और अदालत पर। उस पर मरीम नवाज़ अपने वकील को बुलाती हैं और उनके कान में कुछ कहती हैं, और उनका वकील जाके अदालत के सामने रोना धोना शुरू कर देता है कि देखें जनाब, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है। आप इल्ज़ाम लगाएं वो दुरुस्त है, आप पर इल्ज़ाम लगे तो आप शिकायतें और चुगलियाँ लगाते हैं। और फिर अदालत की तरफ से बड़ा दिलचस्प जवाब दिया गया आज के इस पूरे जो आज का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं समझता हूँ कि आज की तकरीब में जो छा गए हैं तो वो सदीक जान हैं, और उन्होंने जो आज बड़ा शुगर लगाया उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं आज की केस की समाअत पर। दो रुकनी बेंच है, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जबकि जो वकील हैं मरीम नवाज़ की तरफ से इरफान कादिर साहब भी हैं और अमजद परवेज़ साहब भी हैं। नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान गनी साहब चीमा, उस्मान गनी चीमा, और डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं जो हमारे मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब, वो भी अदालत में मौजूद थे। वकील अमजद परवेज़ साहब ने अपनी आर्गूमेंट्स शुरू किए। मरीम नवाज़ जब आज अदालत में पेश हुई तो आप जानते हैं कि आज उनके साथ MPS ख़वातीन नहीं थी, और बाद में जब ख़वातीन आईं तो ये एक अदालत आगे लगी होती है, वकला बहस कर रहे होते हैं, और एक मरीम नवाज़ के पीछे अदालत लगी होती है, और ख़वातीन MPAs और जो वुज़रा हैं वो आके अपनी हाज़िरियाँ लगवा रहे होते हैं। और मरीम नवाज़ ने बरहमी का भी इजहार किया कि आप लोग लेट क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा जी आज इमरान खान का कोई यहाँ पे ख़िताब था, उसकी वजह से रोड ही बंद थे तो हम बड़ी मुश्किल से आए। तो उन्होंने कहा कि मैं भी तो, मरीम नवाज़ ने कहा, उधर से ही आई हूँ। बहरहाल वो अपनी हाज़िरी वहाँ पीछे मुकम्मल होती रही और आगे अमजद परवेज़ साहब बहस करते रहे। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि नैब का केस है कि क्या प्रॉपर्टीज़ का असल मालिक नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ ने ये प्रॉपर्टीज़ अपने ज़ेर कफ़ालत लोगों के नाम पर बनाई। नैब रेफरेंस में ये कहा गया कि नवाज शरीफ ने यह प्रॉपर्टी हुसैन नवाज़ के नाम पर ज़हर की। नैब का मौक़िफ़ है कि मरीम नवाज़ को इस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बनाया गया, लेकिन ट्रस्ट डीड जाली है। मरीम नवाज़ पर इल्ज़ाम है कि उसने जुर्म में नवाज शरीफ की मदद की है। नैब ने नवाज शरीफ के अलावा दीगर तमाम मुलज़मान को शरीक जुर्म करार दिया है। ज़िमनी रेफरेंस दायर होने के बाद हमने एतराज़ उठाया कि ज़िमनी रेफरेंस दायर होने के बाद दोबारा फ़र्द जुर्म आयद की जाए। हमारी इस्तदाद ना मानी गई और इस फ़र्द जुर्म पर केस, पहले वाली फ़र्द जुर्म पर केस चलाया गया। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जो चार्ज हमने पढ़ा इसमें ट्रस्ट डीड का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। वकील मरीम नवाज़ ने कहा कि नहीं, जो चार्ज जमा है इसमें ट्रस्ट डीड का जिक्र किया गया है। रेफरेंस से लेकर चार्ज फ्रेम तक तफ्तीश को मिसलीड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए थे और इस पर डायरेक्शन दी थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त तो तफ्तीश ही नहीं शुरू हुई थी। वकील अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि सरबराह पनामा JIT वाजिद ज़िया से पूछूंगा कि मेरे ख़िलाफ़ किस गवाह का 164 का बयान था, मुझे सिर्फ ज़बानी बातों पर शामिल तफ्तीश किया गया। वाजिद ज़िया जिरा में पूछा कि क्या आपके पास मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ शवाहिद थे जो तलब किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर ट्रस्ट डीड थी तो मरीम नवाज़ को इससे कन्फ्रंट कराने के लिए तलब किया गया होगा। अमजद परवेज़ ने कहा कि ट्रस्ट डीड के मामले पर मरीम नवाज़ की किरदार कुशी मुहिम भी चलाई गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस्तफसार किया कि क्या मरीम नवाज़ इस ट्रस्ट डीड को तस्लीम करती हैं। अमजद परवेज़ ने कहा जी मरीम नवाज़ इस ट्रस्ट डीड को तस्लीम करती हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस्तफसार किया कि इस ट्रस्ट डीड का मरकज़ी मुलज़म को क्या फ़ायदा होगा। क्या नवाज शरीफ ने दिफाई बयान में ट्रस्ट डीड से मुतल्लिक़ कोई बयान दिया। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ का पहले दिन से मौक़िफ़ था कि बच्चे कभी मेरी ज़ेर कफ़ालत नहीं रहे। नवाज शरीफ के भाइयों के बच्चे भी कभी वालिदैन की ज़ेर कफ़ालत नहीं रहे। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि जब तक वालिद हयात थे बच्चों का जेब खर्च भी लगा रखा था। ये हकीकत है कि बहुत सी कंपनियों में नवाज शरीफ शेयर होल्डर भी नहीं हैं। ट्रस्ट डीड पर मरीम नवाज़, सफदर हुसैन नवाज़ और मकामी वकील ने दस्तखत किए।
और जेरमी फ्री मैन से पूछा गया कि क्या आपके सामने ये दस्तावेज़ दस्तखत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि जिस दस्तावेज़ पर मरीम नवाज़ को सज़ा हुई, क्या आपने भी इसको आप भी इसको तस्लीम करते हैं। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि कत्ल में मुआवनत और कत्ल के बाद लाश ठिकाने लगाना दो अलग अलग जराइम हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस्तफसार किया कि क्या मरीम नवाज़ घर में बड़ी हैं। अमजद परवेज़ ने कहा कि नवाज़ शरीफ से 130 सवाल किए गए थे, मैं इनको इस तरह देख नहीं सका। नवाज़ शरीफ का पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है कि मेरे बच्चे कभी मेरी ज़ेर कफ़ालत नहीं रहे। फ़ौजदार, अब आपने ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मैं आपको सवाल जवाब सुना रहा हूँ कि वो पूछते कुछ थे, जवाब कुछ देते थे, क्योंकि इनके पास वो जवाब नहीं था। और आज अदालत ने इनको वाकई जो एक तगड़ा इनके ख़िलाफ़ जो आज एक अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया कि इतना आसान नहीं है इस केस में से निकलना जो मरीम नवाज़ समझती हैं। अच्छा, अदालत फ़ौजदारी तारीख़ में बनाई जाने वाली ये सबसे बाख्तियार JIT थी। अदालत ने इस्तफसार किया कि नवाज़ शरीफ ने अपने दिफा के बयान में ट्रस्ट डीड से मुतल्लिक़ कोई बयान दिया। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि मरीम नवाज़ को सज़ा सिर्फ ट्रस्ट डीड की बुनियाद पर दी गई। पूछते कुछ हैं, जवाब कुछ है। मरीम नवाज़ को सज़ा एक नाम नहाद एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर दी गई। DNA टेस्ट सबसे मुस्तनद टेस्ट होता है। फ़ौजदारी केस में महज एक शहादत की बुनियाद पर सज़ा नहीं दी जाती। इस एक्सपर्ट ने कोई हवाला दिए बगैर कैलबरी फ़ॉन्ट को जाली करार दे दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि कैलबरी फ़ॉन्ट को जाली करार देने की वाहिद शहादत रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट थी। वाजिद ज़िया ने बरतानिया में अपने कज़न की फ़र्म से खिदमात लीं। वाजिद ज़िया के कज़न ने फोरेंसिक एक्सपर्ट रॉबर्ट रेडले की खिदमात लीं। रॉबर्ट रेडले की वजह से मरीम नवाज़ आज तक किरदार कुशी मुहिम बर्दाश्त कर रही हैं। बैरून मुल्क से फोरेंसिक एक्सपर्ट इसलिए हायर किया गया, बाद में जिरा ना हो सके। वाजिद ज़िया ने अपने कज़न से 2 काम लिए, एक तो फोरेंसिक और दूसरा अखबार और फ़ोटो कापीज़ की बुनियाद पर एक राय लिख कर दी गई। अब ये अमजद परवेज़ साहब के अदालत के अंदर जो हैं दलाइल, और भी दलाइल थे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अभी तक अमजद परवेज़ साहब अदालत को ये सेटिस्फाई नहीं कर सके। अच्छा, ये ट्रस्ट डीड तस्लीम करते हैं कि मरीम नवाज़ ने वो ट्रस्ट डीड तस्लीम की है। अब वो ट्रस्ट डीड जाली है, वो कैलबरी फ़ॉन्ट है। वो अगर जाली है तो उसका मतलब है मरीम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ को बचाने की कोशिश की है। नवाज़ शरीफ के बारे में सवाल पूछा जाता है, अमजद परवेज़ साहब कहते हैं 130 सवाल थे, मैंने नहीं पढ़े। जब ये पूछा जाता है कि मरीम नवाज़ को क्यों ट्रस्ट डीड दी गई, ये बाकी भाइयों से बड़ी हैं, उसका जवाब ही नहीं दिया जाता। अदालत जब ये सवाल पूछती है कि अच्छा वो जो कैलबरी फ़ॉन्ट था तो उसकी क्या शहादत थी, उसके ऊपर भी वो गोल मोल करते हैं। ये सवाल असल में जो कहते हैं कि एक ट्रस्ट डीड ही थी, ये ट्रस्ट डीड नहीं थी। ट्रस्ट डीड की बुनियाद पर नवाज़ शरीफ को बचाने की कोशिश की गई। जब ट्रस्ट डीड सामने आई तो पता चला कि वो तो जाली थी। अब मरीम नवाज़ तो उस ट्रस्ट डीड को मान बैठी थी, एडमिट कर बैठी थी अदालत के अंदर अपनी स्टेटमेंट में भी। जब वो उस ट्रस्ट डीड को मान बैठी और वो बाद में जाली साबित हो गई, तो फिर बताएं कि मरीम नवाज़ कैसे बच सकती हैं। मरीम नवाज़ बेसिकली कहते हैं कि कत्ल करना और कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाना, ये बात वो मान गए हैं कि नवाज़ शरीफ ने कत्ल किया है और लाश ठिकाने में लगाने में मरीम नवाज़ मुलव्वस थी। अब 2 नंबरी की नवाज़ शरीफ ने और उस 2 नंबरी को ठिकाने लगाने के लिए मरीम नवाज़ ने ट्रस्ट डीड बनाई। ये केस आज साबित हो गया इस हद तक मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, और जब ये साबित हो जाए तो उसके बाद अदालतों के लिए ये अदालतों की ज़िम्मेदारी बन जाती है। आज आपने देखा होगा मरीम नवाज़ के तोते वैसे उड़े हुए थे, और आज यही सख्त सवालात थे कि मरीम नवाज़ तस्बीह पर कुछ पढ़ के फूंक रही थी, जिसका सदीक जान ने जिक्र किया। अच्छा, हुआ ये कि सदीक जान अदालत के अंदर मौजूद थे, मरीम नवाज़ तस्बीह पर कुछ पढ़ के फूंक रही थी, और इसके ऊपर सदीक जान भी और बाकी रिपोर्टर्स भी पहले भी कह चुके हैं कि मरीम नवाज़ ये काम करती हैं और ये इल्ज़ाम लगाती हैं। वो आपने देखा है ख़ास किस्म का गिलास भी उठाया होता है और इल्ज़ाम लगाती हैं और किरदार कुशी करती हैं इमरान खान की वाइफ की। अपनी हालत देख लें, ये ट्वीट कर दी मरीम नवाज़ ने, वो ट्वीट देख ली कि सदीक जान ने इधर ही बैठ के ट्वीट किया कि मरीम नवाज़ कमरे अदालत में तस्बीह पर कुछ पढ़ के फूंक रही हैं, कुछ जादू कर रही हैं जज साहिबान पर। तो मरीम नवाज़ ने इरफान कादिर साहब को बुलाया, जबकि अमजद परवेज़ साहब बहस कर रहे थे। इरफान कादिर साहब के कान में कुछ कहा और इरफान कादिर साहब दौड़ते हुए पहुँच गए और उन्होंने कहा जनाब मैं एक बात करना चाहता हूँ, बड़ी अहम बात है, मैं दलाइल में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अदालत ने कहा जी बताएं। तो उन्होंने कहा जी कि एक सहाफ़ी है सदीक जान कमरा अदालत से मरीम नवाज़ से मुतल्लिक़ ट्वीट्स कर रहे हैं। ट्वीट्स में लिखा जा रहा है कि मरीम नवाज़ तस्बीह पढ़कर अदालत पर असरअंदाज हो रही हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अब इस मामले पर हम क्या कहें, बेहतर है मीडिया वाले समात के बाद ही जो कहना है
कहा करें। अच्छा, अब मरीम नवाज़ और इरफान कादर को ये लगा था कि अभी ऑनरेबल जो बेंच है वो सदीक जान को हथकड़ी लगवाएगा, जेल भेज देगा कि इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। अगर मरीम नवाज़ कुछ कर भी रही हैं तो इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। अदालत ने कहा अगर मीडिया वालों ने कोई बात करनी होती है बाद में कर दिया करें, आप दौरान समात जो है वो ऐसी चीज़ें ना किया करें। उससे अगली जो दिलचस्प बात है, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि वैसे अमजद परवेज़ साहब ये आपके दलाइल हैं जो कहना है, कहा वैसे अदालत ने कहा कि वैसे अमजद परवेज़ साहब ये आपके दलाइल हैं या जो इरफान साहब ने बताया है उसका असर है जो हमारे ऊपर किया जा रहा है, ये आपके दलाइल की वजह से कोई हमारे ऊपर असर हो रहा है या जो कुछ इरफान कादर साहब ने कहा है, मतलब जो सदीक जान ने कहा है कि मरीम नवाज़ कुछ फूंक फूंक के पढ़ रही हैं, तो अदालत ने कहा क्या उसका असर है या आपके दलाइल का असर है, और हम आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं। उस पर खैर अदालत में जो है वो कहका भी लगा और अदालत में जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया गया। मरीम नवाज़ की आज ये ज़िल्लत इनका मुकद्दर है, इनको ये लगता है कि ये इस तरह कोई कार्रवाइयाँ करके या इस तरह चुगलियाँ लगा के या शिकायतें लगा के अदालतों से रिलीफ ले लेंगे, इतना आसान नहीं है। और इनके पास जवाब कोई नहीं है कि ट्रस्ट डीड, वही बात कि अमजद परवेज़ साहब कहते हैं कि कत्ल करना और लाश ठिकाने लगाना दो अलग अलग जुर्म हैं, और नवाज़ शरीफ ने 2 नंबरी की, मरीम नवाज़ ने ट्रस्ट डीड के ज़रिए उसको कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश की, आगे ट्रस्ट डीड ही जाली निकली और उसके बाद फिर मरीम नवाज़ फंस गई, वो कैलबरी फ़ॉन्ट उनके गले पड़ गया। और ये तो आज भी ये अपील है, अदालत तो आज भी उस ट्रस्ट डीड का मुआयना करवा सकती है फ़ोरेंसिक, पाकिस्तान में फ़ोरेंसिक एक्सपर्ट से या किसी और मुल्क के फ़ोरेंसिक एक्सपर्ट से मुआयना करवा सकती है। इस वजह से ये इतना आसान नहीं है मरीम नवाज़ का इससे निकलना, और यही चीज़ें आज मरीम नवाज़ का जो असर है कि वो आज जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और वो सारी चीज़ें, उस पर आज अवाम को ये बातें समझा रही थी कि ये हमारी मजबूरी है, जो कुछ भी हुआ इमरान ख़ान की वजह से हुआ। कौम एक सवाल पूछती है कि अगर इमरान ख़ान की वजह से हुआ तो आपको क्या शौक़ चढ़ा था कि आप अमेरिका के साथ मिलकर उसकी हुकूमत गिराएं और ख़ुद आके अवाम को जलील करें। वो तो नहीं जलील कर रहा था, फिर आप उनसे ही उनकी सियासत ख़त्म होने देते, फिर आपने अपने खाते क्यों डाला है। हकीकत ये है कि पहली जो पेट्रोल प्राइस में इजाफ़ा किया गया था वो नवाज़ शरीफ के खाते गया, दूसरी जरदारी के, और तीसरा हिस्सा था फजल रहमान का। सीधी सी बात है, इस वजह से 30 रुपए और 26 रुपए करके इन्होंने ये इजाफ़ा किया है। जुल्म हो रहा है, अल्लाह करेगा हमारे इदारे और हमारी अदालतें को एक्शन लेंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।